अध्याय 47 औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती है। बाय जॉन सोलेवियन, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मद्रास। दूसरा, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। बाय जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों की विजय की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहला है आर्थिक विघटन। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के भंग होने से आर्थिक व्यवस्था का भी विघटन हो गया था और वो टूट गई। बहुत से राजाओं के आपसी युद्धों से आर्थिक क्रियाकलाप भंग हो गए। लूट खसोट करने वाले भिन्न भिन्न दल उभर आए। स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मार्ग आरक्षित हो गए और चुंगी तथा कर की अत्यधिक मांगों के कारण व्यापार और वाणिज्य बहुत घट गए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया तथा राजनीतिक गड़बड़ी का लाभ उठाया। दूसरा है आत्मनिर्भर ग्राम समाज। भारतीय ग्राम अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख पक्ष ये था कि ग्रामों में आत्मनिर्भर तथा आत्मशासी समुदाय रहते थे। भारतीय ग्राम अपने आप में एक छोटे संसार के रूप में काम करते थे, जिनका बाह्य संसार के साथ बहुत कम संबंध होता था। ग्राम अर्थव्यवस्था आत्मनिर्वाही होती थी और केवल नमक अथवा लोहे के अतिरिक्त इसको बाह्य संसार से कुछ अधिक नहीं लेना होता था। इसकी एक अन्य विशेषता ये भी थी कि हस्तशिल्प तथा कृषि का आपसी समन्वय होता था। कृषकों के घरों में सूत कत जाता था और ग्राम के ही जुलाहे से उसका बढ़िया कपड़ा बन जाता था। अन्य आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ई, सुनार, कुम्हार, तेली इत्यादि पूरा कर देते थे और उसके बदले में उन्हें उपज का कुछ भाग मिल जाता था। ये सब परंपरागत पद्धति के अनुसार चलता था। भूमि पर दबाव अधिक नहीं था क्योंकि उद्योग धंधे बहुत थे। ग्राम की भूमि कृषक समाज की होती थी और प्रत्येक कृषक कुटुंब के पास कुछ न कुछ भूमि होती थी। जनसंख्या थोड़ी थी, भूमि अधिक थी, अतएव भूमि का क्रय विक्रय अधिक नहीं होता था, अर्थात ये बेचने योग्य पदार्थ नहीं था। कार्ल मार्क्स भूमि के इस सामाजिक स्वामित्व को एक प्रकार का भारतीय साम्यवादी मानता है। पृष्ठ 442। ग्राम के झगड़ों को, न्याय इत्यादि को अथवा अन्य प्रश्नों को पंचायत हल करती थी। स्थानीय सरकार या दूर का सूबेदार 1/6 से 1/2 भाग तक कर प्राप्त करने के अतिरिक्त ग्रामीण प्रश्नों में नहीं उलझता था। राजनीतिक उथल-पुथल ग्राम समाज को विक्षिप्त नहीं करती थी। मार्क्स ने इस प्रकार के जीवन को एशिया के समाजों की अपरिवर्तनशीलता की संज्ञा दी है। किसी ने ये ठीक ही कहा है कि इस अस्थिर संसार में केवल यही एक स्थिर तत्व था। ग्राम समाज के इस अलगाव की प्रकृति तथा स्थिरता का एक बुरा पक्ष भी था। इस आत्मनिर्भर समाज के कारण भारतीय हस्तशिल्प की बहुत बड़ी मंडी नहीं बन पाई। इस बंध तथा जाति बंधन में जकड़े आर्थिक समाज में श्रमिक अपनी परंपरागत कार्य प्रणाली को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकता था। इससे मानव मन क्लिष्ट हो जाता था और प्रयत्नशील न रहकर कोई अन्य काम करने का साहस नहीं करता था और आर्थिक व्यवस्था एक प्रकार से गतिहीन और निष्क्रिय बन जाती थी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रश्नों में ग्राम की उदासीनता के कारण राष्ट्र भावना का विकास भी नहीं हो सका। नागरिक अर्थव्यवस्था का चित्र अधिक सुंदर था क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प सारे संसार में विदित था। बंगाल और ढाका, गुजरात, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम की सूती कपड़े, मुर्शिदाबाद, लाहौर और आगरा के रेशमी कपड़े, कश्मीर, लाहौर, आगरा की गर्म शॉलें और गलीचों की भारत तथा विदेशों में बहुत मांग होती थी। सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं के बने आभूषण, बर्तन, हाथी दांत की बनी सुंदर वस्तुएं, शस्त्र, ढाल, जलपोत सभी बहुत प्रसिद्ध थे। भारत ने अपनी एक बैंक प्रणाली भी विकसित कर ली थी, जिसमें निम्न स्तर पर सर्राफ तथा महाजन और उत्तम स्तर पर चेट्टी, नगर सेठ तथा जगत सेठ थे। व्यापार का संतुलन भी हमारे पक्ष में था और भारत सोने तथा चांदी का घर कहा जाता था। ऐसा लगता है कि भारत में पूंजीवाद के सभी तत्व विद्यमान थे, परंतु समाज की अर्थव्यवस्था के सामाजिक बंधन और राजगामी संपत्ति अधिनियम
तथा सामंतवादी वर्गों का अस्तित्व इसके रास्ते में आड़े आया। प्रोफेसर रे चौधरी ने 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण वैज्ञानिक तथा भौगोलिक क्रांति के अभाव के लिए भारतीय समाज को दोषी ठहराया है, क्योंकि उसने अवसर के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भारत में अंग्रेजों की दोहरी भूमिका के विषय में कार्ल मार्क्स के विचार। 1853 में मार्क्स द्वारा भारत पर लिखे गए कुछ लेखों में मार्क्स ने इंग्लैंड की दोहरी भूमिका का विश्लेषण किया, एक विनाशकारी और एक पुनर्जन्मात्मक। इंग्लैंड की पुनर्जन्मात्मक भूमिका इस बात में थी कि वो भारतीय समाज के कुछ प्राचीन आधार को समाप्त कर रहा था, जिसके बिना विकास संभव नहीं था। इस अर्थ में उसने अंग्रेजी शासन को आधुनिक विकास की पूर्वापेक्षा बतलाया है, परंतु इंग्लैंड की स्वार्थी नीति के कारण भारत में स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ समाज तथा एक अच्छी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं पनप सकी। आर्थिक शोषण के 3 चरण। सबसे पहला है भारतीय कृषि पर प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि अधिग्रहण की पद्धतियां बदल दी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी पद्धतियों का जो रूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठित किया वह कुछ विकृत ही नहीं था, बल्कि भूमि पर इतना बोझल था कि कृषक को भरपेट रोटी भी नहीं मिलती थी और वो स्थानीय साहूकारों के ऋण के नीचे दबा रहता था। दूसरा है भारतीय कुटीर उद्योगों का ह्रास। अंग्रेजों ने भारतीय जुलाहों को इतना कम मूल्य देना आरंभ कर दिया कि उन्होंने बढ़िया कपड़ा ही बनाना बंद कर दिया। कुटीर उद्योगों के ह्रास में अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति की मुख्य भूमिका थी। मशीन का माल सस्ता और बढ़िया होता था, अतएव कुटीर धंधे ठप हो गए थे। पृष्ठ 443। तीसरा है भारतीय वाणिज्य और व्यापार को इंग्लैंड के हित से जोड़ना। जब से भारत दास बना था, उसके समस्त व्यापार का नियंत्रण इंग्लैंड के हित में होता था। आयात तथा निर्यात करों को इंग्लैंड के हित में घटाया या बढ़ाया जाता था। इंग्लैंड से आने वाले माल पर आयात कर कम और इंग्लैंड से इतर देशों के माल पर आयात कर दुगना। यही परिस्थिति निर्यात की थी, अर्थात लाभ केवल इंग्लैंड को ही होता था, भारतीय उत्पादों अथवा उपभोक्ताओं को नहीं। चौथा है भारत से धन का निकास। इस विषय पर इसी अध्याय में धन के निकास में देखें। श्री R.P. दत्त, जो एक मार्क्सवादी तर्कशास्त्री और विद्वान हैं, उन्होंने भारत में साम्राज्यवादी काल को 3 भागों में बांटा है। एक, वणिकवाद का काल 1757 से 18वीं शताब्दी के अंत तक। 2, स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद का काल, जो 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। 3, वित्त पूंजीवाद का काल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 1947 तक। दत्त महोदय ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक चरण अपने से पूर्व की परिस्थितियों के कारण विकसित हुआ है और साम्राज्यवादी शोषण की भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रायः एक दूसरे पर आच्छादित हो जाती थीं, जिससे कि शोषण की पहली प्रणाली समाप्त होने से पहले ही वो शोषण के नए ढांचे में ढल जाती थी। कंपनी के अंतिम दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था केवल एक बस्ती की अर्थव्यवस्था ही बनकर रह गई। ये देश कच्चे माल का उत्पादक ही बनकर रह गया और विदेशी माल की बिक्री के लिए एक मिश्रित मंडी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी फंदा दिन प्रतिदिन अधिक कड़ा ही बनता चला गया। वणिकवाद का चरण। 1757 से जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, कंपनी का बंगाल के साथ व्यापार तथा लूट के एक विशेष युग का आरंभ हुआ। ये वणिकवाद का युग था। वणिकवाद जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक बहुत लोकप्रिय था, प्राचीन साम्राज्यवादी प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग था। वास्तव में ये आक्रामक राष्ट्रवाद का आर्थिक प्रतिकार था। इसका मूलभूत आधार ये था कि समस्त आर्थिक कार्यविधि को राष्ट्र के हित में तथा शक्तिशाली बनाने के लिए नियमित किया जाना चाहिए। जहां तक विदेशी व्यापार का संबंध था, इसका अर्थ ये था कि राजपत्रित व्यापारिक कंपनियों द्वारा इसका नियमन किया जाए ताकि आयात से अधिक निर्यात किया जाए, अर्थात संतुलन देश के हित में हो और दूसरे मातृभूमि के अंदर सोना चांदी अधिक आए। व्यापारिक कंपनियां ये उद्देश्य 3 तरीकों से प्राप्त करती थीं। 1, व्यापार पर एक अधिकार हो और सभी संभव प्रतिद्वंदी समाप्त कर दिए जाएं। 2, वस्तुएं कम से कम मूल्य पर खरीदी जाएं और अधिकाधिक मूल्य पर बेची जाएं। 3,
ऊपर लिखित उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते थे यदि व्यापार किए जाने वाले देश पर राजनीतिक नियंत्रण हो। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य व्यापारी कंपनियों से अर्थात डच कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी से झगड़े का मूल उद्देश्य ये था कि प्रतिद्वंदी भारतीय व्यापार से बाहर कर दिए जाएं। भारत में जो युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं से लड़े, जैसे बंगाल की विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध तथा अन्य भारतीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध, सभी का उद्देश्य भारत में राजनीतिक शक्ति ग्रहण करना तथा भारतीय व्यापार का अधिग्रहण करना था। कंपनी ने जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त की वो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की थी, ताकि आंतरिक और बाह्य व्यापार और भारतीय धन के स्रोतों पर नियंत्रण किया जा सके। भारतीय व्यापारियों को उत्पादकों से सीधे वस्तुएं खरीदने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन पर एकाधिकार अंग्रेजों का था। कंपनी के गुमाश्ते भारतीय व्यापारियों को अपनी वस्तुएं मंडी में प्रचलित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर खरीदने और कम से कम मूल्यों पर बेचने के लिए बाध्य करते थे। औपनिवेशिक लूट का काल 1757 से 72। 1757 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आया। अब ये व्यापारी कंपनी नहीं रह गई थी, अब ये बंगाल में व्यापारिक, सैनिक तथा राजनीतिक निकाय की भूमिका निभा रही थी। पृष्ठ 444। अब इसने राजा बनाने की भूमिका प्राप्त की और अपनी इच्छानुसार बंगाल के नवाबों को बदलने लगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बंगाल में 3 क्रांतियां आईं, 1757, 1760 तथा 1764, क्योंकि आने वाले प्रत्येक नवाब ने कंपनी के सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों को बहुत बड़े बड़े उपहार दिए। कंपनी के पदाधिकारियों में शीघ्रातिशीघ्र धनी बनने की भावना उत्पन्न हो गई। कंपनी के डायरेक्टर तथा भागीदार अधिकाधिक लाभांश मांगते थे, यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार भी इस नव प्राप्त सोने की खान से अपना भाग चाहती थी। अनिवार्य रूप से, जैसा कि एक अंग्रेज इतिहासकार ने कहा है, अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। आर.सी. दत्त का अनुमान है कि 1757 और 1765 के बीच कंपनी के पदाधिकारियों ने लगभग 60 लाख पाउंड, जो बंगाल की वार्षिक आय का चौगुना था, केवल बंगाल से उपहारों के रूप में प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त जब कंपनी के पदाधिकारी बंगाल से भूमि कर संग्रह करने के लिए जमींदारों को अनुमति अथवा संविधि देते थे, तब भी उन लोगों से बड़े बड़े उपहार लेते थे। इसी प्रकार दस्तकों के बेचने से भी कंपनी के एजेंट बड़ी बड़ी रिश्वत लेते थे। इसी प्रकार हस्तशिल्पियों का शोषण भी एक प्रकार की लूट थी और बुनकरों को थोड़े मूल्य पर अपना माल बेचने पर बाध्य किया जाता था। कंपनी के नौकरों ने कच्चे माल के वितरण पर भी अधिकार कर रखा था। वे शिल्पियों से अत्यधिक मूल्य प्राप्त करते थे। एक समकालीन लेखक विलियम बोल्ट्स ने कहा है कि कंपनी के पदाधिकारी बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं वो सोच से भी परे है। परंतु सबसे बड़ी बात ये थी कि 1765 से 1771 के बीच बंगाल के राजस्व का अधिशेष, जो लगभग 40 लाख पाउंड था, कंपनी ने हड़प कर लिया। एडम स्मिथ ने इस एक पक्षीय वस्तुओं के अधिगमन को तथा भारत से इस धन की प्राप्ति को लूट की संज्ञा दी और स्वामियों के अधिकरण को भारत में लुटेरों की नियुक्ति करने वाले अधिकरण की संज्ञा दी। धन का निकास। भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं तथा अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। इस धन के निकास को इंग्लैंड ने भारत से अप्रत्यक्ष रूप से भेंट अथवा अंशदान माना है। आर्थिक निकास की धारणा। वणिकवाद विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने और चांदी का निकास होता रहे। प्लासी के युद्ध से पूर्व 50 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 2 करोड़ पाउंड मूल्य का सोना चांदी इसलिए भेजा कि वो भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दे सके। इंग्लैंड के वणिकवाद शास्त्रियों ने कंपनी की इस व्यापारिक नीति की आलोचना की है। अंग्रेजी सरकार ने भी बहुत से ऐसे कानून बनाए और प्रतिबंध लगाए जिससे भारत का माल पहुंचना कम हो सके। अन्य साधनों के अतिरिक्त 1720 में संसद में एक ऐसा कानून बनाया जिसके अधीन इंग्लैंड में भारतीय रेशमी तथा सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था।
प्लासी के युद्ध के पश्चात ये स्थिति उल्टी हो गई। इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक अधिकार हो गया और भारतीय धन का इंग्लैंड की ओर प्रवाह होने लगा। ज्यों-ज्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, वो अधिशेष भारतीय राजस्व उनके हाथ लगना आरंभ हो गया। इस धन के निकास ने एक अन्य रूप धारण कर लिया। अब कंपनी के पास लगातार धन बरसने लगा जो कई स्रोतों से आता था। एक, वो लाभ जो भारत में उत्पीड़ित भूमि कर प्रणाली से बचता था, बंगाल की स्थायी कर व्यवस्था। 2, वो लाभ जो भारतीय मंडियों पर एक अधिकार नियंत्रण के फलस्वरूप व्यापार से होता था। 3, वो बलपूर्वक धन की प्राप्ति जो कंपनी के अफसर भारत में प्राप्त करते थे। 4, वो मोटे मोटे वेतनों के रूप में प्राप्त किया हुआ धन जो संसार में किसी भी वेतन भोगी को वेतन के रूप में नहीं मिलता था। गवर्नर जनरल का वेतन 20,000 रुपया प्रति मास था। सैनिक पदाधिकारियों के वेतन समकालीन इंग्लैंड के पदाधिकारियों के कई गुना थे। पृष्ठ 445। ये सब अधिशेष धन कंपनी पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा देती थी, अर्थात यहाँ से निर्यात किए जाने योग्य पदार्थ खरीद कर बाहर भेज देती थी। इस पूंजी के प्रतिकार के रूप में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। ये व्यवस्था 1813 के चार्टर एक्ट से समाप्त की गई, जब कंपनी के व्यापारिक और क्षेत्रीय राजस्व को अलग अलग कर दिया गया। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। कुछ अपवाद के शुरू के वर्षों को छोड़कर भारत का इंग्लैंड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन ही बना रहा। इस निकास सिद्धांत का मुख्य पक्ष ये है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भी भाग भारत की जनता के उपयोग अथवा पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं था। वो केवल राजनीतिक कारणों के लिए इंग्लैंड में भेजा जा रहा था और भारत को उसके प्रतिकार के रूप में कुछ भी नहीं मिला। आर्थिक निकास के तत्व। साम्राज्यी शासकों ने भारत की खाल उधेड़ने के सहस्त्रों ढंग अपनाए। भारतीय प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में था। वो केवल इंग्लैंड के हित में चलाया जाता है। ये निकास निम्नलिखित रूप से था। 1. गृह व्यय। गृह व्यय उस व्यय के रूप में था जो भारत राज्य सचिव तथा उससे संबद्ध व्यय के रूप में था। 1857 के विद्रोह से पूर्व यह गृह व्यय भारत के औसतन राजस्व का 10 से 13% के रूप में होता था। 1857 के उपरांत ये बहुत बढ़ गया था और 1857 से 1901 के बीच ये 24% हो गया। 1901 से 1902 में गृह व्यय $173,60,000 था। 1920 से 21 के मध्य के बीच यह गृह व्यय और बढ़ गया और केंद्रीय सरकार के समस्त राजस्व का 40% बन गया। इस गृह व्यय के मुख्य तत्व निम्नलिखित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश। 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान था कि कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व में से 1874 तक 6,30,000 पाउंड वार्षिक दिए जाएंगे। 1874 में 45 लाख पाउंड का ऋण लिया गया ताकि कंपनी का शेयर सरकार दुगने भाव पर खरीद सके और इस ऋण का ब्याज चलता रहे। विदेश में लिए गए सार्वजनिक ऋण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिर पर 7 करोड़ पाउंड ऋण चढ़ा लिया था, जो प्रायः उन युद्धों में लगाया गया जिनके द्वारा भारत में कंपनी के क्षेत्रों का विस्तार किया गया, अथवा उन युद्धों में लगाया गया जो कंपनी की क्षेत्रीय लोलुपता का स्वरूप थे। अफगान, बर्मा, नेपाल। 1900 में ये सार्वजनिक ऋण की मात्रा 22 करोड़ 40 लाख पाउंड थी। ये भी ठीक है कि इसमें से कुछ ऋण उत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया गया था, जैसे रेलवे, सिंचाई के लिए योजनाएं भी तथा अन्य सार्वजनिक कार्य। यद्यपि इसमें भी सभी रेलवे लाइनें उत्पादकता की भावना से नहीं बनाई गई थीं। सर थियोडोर मॉरिसन, इन्होंने अपने एक भाषण में भारत में आर्थिक संक्रमण में इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि रेलवे में पूंजी लगाने से भारत में एक उद्योग का आरंभ हुआ है जिसमें नियुक्तियों के अवसर उत्पन्न हुए हैं और भारत के लिए औद्योगिक समृद्धि का युग प्रस्तुत हुआ है। इसी प्रकार ये भी कहा गया है कि सिंचाई परियोजनाओं के आरंभ होने से भारत की अधिक भूमि अधिकार क्षेत्र में आ गई है और उत्पादन बढ़ा है और भारत को लाभ हुआ है। मॉरिसन के अनुसार भारत को ये ऋण बहुत सस्ती दर पर मिला।
परंतु याद रहे कि रेलवे और सिंचाई परियोजनाएं मुख्य रूप में केवल इंग्लैंड के हित में ही बनाई गई थीं। क्योंकि इंग्लैंड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अधिकार था, इससे भारत का औद्योगिकरण नहीं हुआ, क्योंकि रेलों का सभी सामान इंग्लैंड में खरीदा गया, इंजन से लेकर माल ढोने तक के डिब्बे तक। न ही इससे देश में नियुक्तियों के अवसर बढ़े, अपितु इससे देश में बेकारी की समस्या और बढ़ गई, क्योंकि इंग्लैंड का बना सूती कपड़ा हर जगह मिलने लगा और स्थानीय बुनकरों का धंधा ठप हो गया। इसमें तो कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी भी अशुद्ध निकली। पृष्ठ 446। सैनिक तथा असैनिक व्यय। इसमें वे सभी व्यय सम्मिलित थे जो अंग्रेजी पदाधिकारियों को पेंशन तथा अवकाश के लिए मिलते थे। इसके अतिरिक्त लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस के संस्थापन में तथा प्रचलन पर व्यय और ब्रिटिश युद्ध के सचिवालय को दिए जाने वाला व्यय भी सम्मिलित था। ये सभी व्यय इसलिए थे क्योंकि भारत विदेशी दासता के फंदे में जकड़ा हुआ था। इंग्लैंड में भंडार वस्तुओं की खरीद। भारत राज्य सचिव तथा भारत सरकार इंग्लैंड में करोड़ों रुपए का माल सैनिक, असैनिक तथा समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मंडियों से खरीदते थे। 1861 और 1920 के बीच ये व्यय गृह व्यय का 10.2% प्रति वर्ष होता था। दूसरा है विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज। भारतीय राष्ट्रीय आय से एक अन्य महत्वपूर्ण निकास था व्यक्तिगत विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज और लाभ। 20वीं शताब्दी में निजी क्षेत्र की बहुत सी पूंजी का भारत में निवेशन किया गया। दोनों युद्धों के बीच बीच में 30 से 60 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बाहर जाता था। ये स्मरण रहे कि विदेशी पूंजीपति भारत के औद्योगिक विकास में रत्ती भर भी रुचि नहीं रखता था, अपितु उसने भारतीय औद्योगिक विकास के रास्ते में हर संभव रूप से रुकावट डाली और भारतीय साधनों का अपने हित में प्रयोग किया। तीसरा है विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौवहन कंपनियां। बैंक, इंश्योरेंस और नौवहन कंपनियों ने भारत से करोड़ों रुपया लाभ के रूप में कमाया। इस धन को ले जाने के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी देश को की जाने वाली हानि ये थी कि इन सब कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को पनपने नहीं दिया। इस आर्थिक निकास का अनुमान। भारत से इस धन का निकास कितना हुआ, इसके विषय में विद्वानों के अनुमान में अत्यधिक अंतर है। विशेषकर ये अनुमान कब लगाए गए, इस रूप से 1859 में लिखे हुए जॉर्ज विनगेट का अनुमान था कि 1835 से 1851 तक ये निकास डॉलर 42,21,611 प्रति वर्ष था, अथवा कुल 7,17,67,387 था। 1901 में विलियम डिग्बी ने ये अनुमान लगाया था कि 1757 से 1815 के बीच ये कुल निकास 50 करोड़ और 100 करोड़ के बीच था। 1948 में लिखते हुए एक अमेरिकन विद्वान प्रोफेसर होल्डर फर्बर ने 1783 से 1793 के मध्य के बीच ये मात्रा 19 लाख पाउंड प्रति वर्ष निश्चित की है। ये स्मरण रहे कि इस समय कंपनी एक छोटे से क्षेत्र में ही कार्य कर रही थी। दादा भाई नौरोजी, डी जोशी, डी वाचा तथा R.C. दत्त जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपनी अपनी गणना की है। दादा भाई ने भिन्न भिन्न अनुमान दिए और कई बार इन अनुमानों को बदला। उसने अंग्रेजी राज्य के आरंभ से लेकर 1865 से 66 के मध्य तक समस्त निकास का अनुमान 150 करोड़ पाउंड लगाया था। 1897 में उसने 1833 से 92 के मध्य के बीच के 10 वर्षों का निकास 35 करोड़ 90 लाख पाउंड निश्चित किया। 1901 में वाचा ने 1860 से 1900 के बीच इस निकासी की वार्षिक औसत 30 और 40 करोड़ रुपए के बीच दी है। उसी वर्ष R.C. दत्त ने 2 करोड़ 20 लाख पाउंड प्रति वर्ष का अनुमान लगाया। प्रोफेसर C.N. वकील ने ये अनुमान लगाया है कि 1834 से 1924 के बीच इस धन के निकास की मात्रा 39 करोड़ 40 लाख पाउंड और 59 करोड़ 20 लाख पाउंड की होगी। 1963 में लिखते हुए पाव लॉव ने अनुमान लगाया है कि 1930 से आगे अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने भारत से 13 करोड़ और 14 करोड़ पाउंड के बीच केवल शुल्क के रूप में प्राप्त किए। इस धन से भारत प्रतिवर्ष भिलाई के आकार के 3 इस्पात कारखाने लगा सकता था
जो कि इस साम्राज्यी युग के समस्त इस्पात के उत्पादन से कहीं अधिक होते। इस निकास का आर्थिक प्रभाव। दादाभाई नौरोजी के धन ने निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। उसके अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूषण कर उसे समाप्त कर रहा है। 1905 में सुंदरलैंड को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा, भारत की अवस्था बहुत बुरी है। उसकी स्वामी और दास की अवस्था नहीं है और परंतु उससे भी गिरी हुई है। ये एक ऐसे लुटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साख बचकर निकल जाता है। पृष्ठ 447। भारत में अंग्रेजों के पूर्व भी लुटेरे आते रहे, परंतु मध्ययुगीन लुटेरों की और अंग्रेजी लुटेरों की तुलना करते हुए एक अन्य आलोचक ने कहा, पुराना लुटेरा केवल धनी आदमी की दुकानों को लूटता था जहां धन एकत्रित होता था और छोटे ग्रामों और झोपड़ियों को नहीं लूटता था। उसकी तुलना में साम्राज्य लुटेरा सबसे छोटे, सबसे गरीब और दूर क्षेत्रों में पहुंच गया है और इस प्रकार अंग्रेजी शोषण की पद्धतियां कम कष्टदायी तो अवश्य हैं, परंतु हैं अधिक पक्की और वे रक्त चूसने की नहीं हैं। इस धन के निकास के कारण देश में पूंजी एकत्रित नहीं हो सकी, जिससे देश के औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी हो गई। भारतीय धन के इंग्लैंड को निकास होने से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गई, विशेषकर औद्योगिक क्रांति के दिनों में। इसका अधिक घिनौना पक्ष ये भी था कि यही धन पुनः भारत में पूंजी के रूप में लगा दिया जाता था और भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जाता था। नौरोजी ने एक बार कहा था, भारत का धन बाहर जाता है और फिर वही धन भारत में ऋण के रूप में आ जाता है और इस ऋण के लिए और अधिक ब्याज, एक प्रकार ये ऋण कुचक्र सा बन जाता है। इस धन के निकास से भारत के रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आर.सी. दत्त ने एक भारतीय कवि की इस उपमा का उल्लेख किया था, जिसमें राजा का अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी के प्राप्त करने के समान होता है जो वो वर्षा के रूप में पुनः भूमि को देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण कर वर्षा केवल इंग्लैंड को ही देता है। नौरोजी ने नैतिक निकास की ओर भी संकेत किया है, जिससे तात्पर्य ये था कि भारतीय लोगों को उनके देश में भी विश्वास तथा उत्तरदायी पदों से बाहर रखा जाता है। उन्होंने लिखा, आत्मा तथा बुद्धि का चातुर्य और श्रेष्ठता जो प्रकृति सभी देशों को देती है, भारत के लिए एक खोया हुआ कोष है। इसलिए प्रशासन के आधुनिक प्रणाली के अधीन भारतीय जाति का 3 रूप से ह्रास हो रहा है। हाल ही में कुछ विद्वानों ने इस निकास सिद्धांत की कुछ परिकल्पनाओं पर प्रश्न उठाया है। राणा डे ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के समाजशास्त्रीय कारण दिए थे, उन्हें फिर दोहराया गया। मॉरिस ने गर्भावधि सिद्धांत पर अधिक बल दिया है और कहा है कि इंग्लैंड की भूमिका ने एक चौकीदार का आरक्षण दिया, एक तर्कसंगत प्रशासन दिया और एक प्रकार की सामाजिक छत्रछाया दी, जिसके आधार पर आर्थिक विकास के होने की संभावना थी। भारतीय विद्वानों ने विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया है और ये दर्शाया है कि समाजीय प्रशासन जानबूझकर देश को कम विकास की ओर ले जा रहा था। आज ऐतिहासिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि धन की निकास सिद्धांत ने एक ऐसी भाषा में जो साधारण व्यक्ति की भाषा में समझ आ सकती थी, अंग्रेजी शासन के शोषक तत्वों की ओर ध्यान दिलाया। स्वतंत्रता युद्ध के दिनों में धन के निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में अंग्रेजी प्रशासन को बदनाम करने के लिए एक सरल सा नारा बन गया। अनौद्योगिकरण, भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग धंधे संसार में सबसे अधिक विकसित थे, क्योंकि अभी उद्योग केवल कुटीर उद्योग ही थे। उसके उपरांत देश ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों में औद्योगिकरण होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। भारत में औद्योगिक पतन हुआ और धीरे धीरे उत्पादन कम और अधिक कम होता चला गया। इस युग को 1800 से 50 तक हम अनौद्योगिकरण का काल कह सकते हैं। भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ऐसा ह्रास हुआ कि वो मर गया। ये वही काल था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दृढ़ पैर जमा रही थी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड का नियंत्रण सुदृढ़ होता जा रहा था। पृष्ठ 448।
मॉरिस डी मॉरिस तथा डी तथा ए थॉर्नर जैसे विदेशी विद्वान इस पक्ष पर बल देते कभी नहीं थकते कि हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अपरिहार्य ही था और ये समस्त संसार में देखने को मिलता है। भारत की इस विशेष स्थिति, जो कि यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिका से पूर्णतया भिन्न थी, उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है। 1. 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प का अत्यधिक ह्रास हुआ, एक ऐसी स्थिति जो 20वीं शताब्दी में भी चलती रही। 2. यूरोप में हस्तशिल्प का ह्रास इसलिए हुआ कि वहां पर उसके बदले कारखानों का विकास हुआ और उत्पादन बढ़ा, जबकि भारत में ये ह्रास इसलिए हुआ कि अंग्रेज उद्योगपति अपना माल भारत में मनमाने भाव से बेचकर देश का धंधा ठप कर सकते थे और अपने लिए अधिक धन कमा सकते थे। इन दोनों कारणों के फलस्वरूप भारतीय जनसंख्या तथा उद्योगों में काम कर रही जनसंख्या का अनुपात तथा संख्या कम होती चली गई। 19वीं शताब्दी औद्योगिक पूंजी का काल था, अर्थात इस युग में उभरते हुए अंग्रेज उद्योगपतियों तथा व्यापारियों ने आक्रामक रुख अपनाया, जिसका आधार था स्वतंत्र व्यापार। उनके लगातार प्रचार तथा संसद सदस्यों के प्रभाव के कारण 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार पर एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय व्यापार का स्वरूप बदल गया। अब तक भारत मुख्य रूप से निर्यात करने वाला देश था, परंतु अब से आगे ये आयात करने वाला देश बन गया। बढ़िया अंग्रेजी सूती माल की भारतीय मंडियों में बाढ़ आ गई और देश का बुनकर उद्योग ठप हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने भी 1834 में ये कहा था, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। कार्ल मार्क्स ने, जो एक अत्यंत दूरदर्शी प्रेक्षक था, ये कहा, ये अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर निकाला और फिर भारत में जो सूती माल की माता थी, अंग्रेजी बटे हुए माल को भेजकर सूती माल की बाढ़ ला दी। DDR गाडगिल ने भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के 3 मुख्य कारण बताए हैं। 1. भारतीय राजा बढ़िया हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे और प्रायः उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम में लगाए रखते थे। उनका सर्वनाश हो गया। 2. विदेशी प्रशासन की स्थापना के फलस्वरूप भारत के समाज में एक परिवर्तन आया। भारत में यूरोपीय पदाधिकारियों तथा शिक्षित वर्ग ने नया रुख अपनाया। वे विदेशी रहन सहन अपनाने लगे और विदेशी उद्योगों को संरक्षण देने लगे। सभी भारतीय पक्षों वस्त्र, पहनावा, रहन सहन को हेय दृष्टि से देखने लगे। 3. अत्यधिक विकसित मशीनी माल का मुकाबला भारतीय उद्योग नहीं कर सकता था। उसे तो संरक्षण की आवश्यकता थी, न कि खुले व्यापार से मारे जाने की। एक अन्य लेखक मेजर B.D. बसु ने इंग्लैंड द्वारा भारतीय शिल्प के हनन के लिए राजनीतिक शक्ति के प्रयोग की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। उसके अनुसार ये ढंग निम्नलिखित थे। 1. भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली का थोपना। 2. भारतीय निर्माताओं के माल पर इंग्लैंड में आयात करने पर अत्यधिक शुल्क। 3. भारत से कच्चे माल का निर्यात। 4. भारतीय माल पर आते जाते समय कर। 5. विदेशी निर्माताओं का उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं देना। 6. भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना। 7. व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों का लगाना। 8. रेल मार्गों का विकास। भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास सारी 19वीं शताब्दी में चलता रहा और 20वीं शताब्दी के मध्य तक, परंतु ये भारतीय शिल्प की महत्ता है कि इन अनगिनत विषमताओं के होते हुए भी इसने अपने आप को जीवित रखा। ग्रामीण जनता, जो कि प्रायः बहुत निर्धन होती थी, उसने अधिक सस्ते खादी कपड़े को अपनाए रखा और ग्राम में बने लोहे तथा लकड़ी के बने कृषक उपकरणों का प्रयोग जारी रखा। पृष्ठ 449। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों से स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप इन स्थानीय उद्योगों को थोड़ा बहुत संरक्षण मिलना आरंभ हुआ और खादी तथा ग्राम उद्योगों के लिए नगरों में दुकानें खुलीं। गांधी युग में ग्राम उद्योगों को और प्रोत्साहन मिला तथा भारतीय हस्तशिल्प को जीवित रखने में सहायता मिली। पूंजीवाद और मशीनी उद्योग बढ़ने से भारतीय उद्योगों को बहुत अधिक हानि पहुंची, क्योंकि भारतीय उद्योग मशीन का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय उद्योग को विकसित होने का अवसर मिला, परंतु हम देखते हैं कि अनौद्योगिकरण चलता रहा और भारत में उद्योग में लगे श्रमिकों की संख्या तथा प्रतिशत दर दोनों में कमी आई और उधर कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों की संख्या बढ़ी। कॉलिन क्लार्क के अनुसार 1881 और 1911 के बीच उत्पादन, खनिज तथा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की प्रतिशत दर 35% से घटकर 17% अर्थात आधी रह गई। हाल ही में कुछ विदेशी विद्वानों जैसा कि मॉरिस डी मॉरिस ने साम्राज्यी शोषक अभिधारणा को चुनौती दी है, जिसको कि भारतीय राष्ट्रीय लेखकों तथा उद्घोषकों ने सुझाया था और उसके बदले में ये कहा कि साम्राज्यी शासन से संभवतः उन आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला जैसा कि भारत में इससे पहले कभी संभव नहीं हुआ था, और ये कहा है कि बुनकरों की संख्या जितनी इस युग के आरंभ होने से पहले थी उससे कभी कम नहीं थी और न ही वे आर्थिक रूप से अधिक बुरी अवस्था में थे। संभवतः कुछ सकारात्मक विकास हुआ ही है। ए तथा डी टर्नर ने 1881 की गणना इससे लिए हुए आंकड़ों के आधार पर 1931 के आंकड़ों से उनकी तुलना की है और ये कहा है कि कृषि और उत्पादन के क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों की प्रतिशत दर में कोई अंतर नहीं आया, परंतु ये वो भी मानते हैं कि संभवतः उद्योग से कृषि की ओर मुख्य निकास 1815 और 1880 के बीच हुआ। उदारवादी, अतिवादी तथा गांधीवादी सभी राष्ट्रवादी लेखकों के विचारों में जिस बात पर बार बार बल दिया जाता था वो ये थी कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उस पक्ष का विकास किया जैसा कि रेलवे, समुद्री गोदियां तथा सिंचाई परियोजनाएं, जो इंग्लैंड के औद्योगिक हितों के अधीन या उनके लिए हितकर था, और उन औद्योगिक उद्योगों की अनदेखी कर दी अथवा उनके आड़े आए जो भारत के हित में थे। हमारे समस्त राष्ट्रीय आंदोलन में अनौद्योगिकरण का नारा लगाया जाता रहा और साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण। अनौद्योगिकरण के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर अधिक निर्भर होने लगी और भूमि पर दबाव बढ़ने लगा। ढाका, मुर्शिदाबाद तथा सूरत में रहने वाले लाखों की संख्या में उत्पादक वर्ग, जो अब बेकार हो गया, ग्रामों की ओर चल पड़ा। जनसंख्या के कृषि पर अधिक निर्भर होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ मिला, अर्थात कृषि से अधिक कच्चे माल का उत्पादन। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी लेखकों ने भारत को ये याद दिलाने पर बड़ा गर्व अनुभव किया कि ये एक कृषि प्रधान देश ही था। यदि हम इस तथ्य का ध्यान से विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के प्रति अंग्रेजी आर्थिक नीति का उद्देश्य ये था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरह नाश कर दिया जाए और भारत में कृषि के साधनों का इस प्रकार विकास किया जाए कि भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए कृषि का क्षेत्र बन जाए। यहाँ पर टिप्पणी दी गई है। 1. श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, किसी राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भारत की बनी हुई व्यवस्था का नाश हो गया और उसके बदले कोई अन्य धनात्मक तत्व बना नहीं, जिसके फलस्वरूप अनंत निर्धनता तथा अधःपतन हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 4th एडिशन, पेज 36 to 283। 2. मॉरिस डी मॉरिस, इंडियन इकोनॉमी इन द 19th सेंचुरी, 3 वही। 4. A.N.T. थॉर्नर, लैंड एंड लेबर इन इंडिया, पेज 77। 5 वही। टिप्पणी समाप्त। पृष्ठ 450। 1769 में भी कंपनी के डायरेक्टरों ने भारत में कंपनी के एजेंटों को लिखा कि वे प्रयत्न करें कि भारत से बने हुए सिल्क के स्थान पर कच्चे रेशम का निर्यात करें। उद्देश्य ये था कि सिल्क लपेटने वालों को घर में काम करने की अनुमति न हो, बल्कि वे कंपनी के गोदामों में काम करें। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति ने इस विवशता तथा प्रोत्साहन की नीति की प्रशंसा की और 1883 में ये सोचना आरंभ कर दिया कि ऐसी अच्छी नीति बनाई जाए जिससे औद्योगिक भारत का स्वरूप बदल दिया जाए और वो इंग्लैंड के उत्पादकों के अधीनस्थ केवल कच्चा माल उत्पादक ही रह जाए। R.C. दत्त महोदय ने ठीक ही कहा है कि ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें 1833 या उसके पश्चात के भारत के प्रति इंग्लैंड की नीति का स्पष्टीकरण था। इससे भारत के बहुत से राष्ट्रीय उद्योगों का पूरी तरह सफाया हो गया ताकि अंग्रेजी उत्पादकों को लाभ हो। औद्योगिकरण के कारण
इंग्लैंड के आर्थिक विकास का स्वरूप बदल गया। इसके उभरते हुए कपड़ा उद्योग को अपने कारखानों के लिए कच्चा माल और बने हुए माल के लिए मंडियां चाहिए थीं। इसलिए अंग्रेजों को भारत के औपनिवेशिक शोषण की पद्धति में कुछ परिवर्तन चाहिए थे। अब आवश्यक था कि वाणिज्य पूंजीवाद के स्थान पर मुक्त व्यापार पूंजीवाद को बढ़ावा मिले। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एक अधिकार की समाप्ति और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्य को पूर्णतः समाप्त कर देने को इन्हीं विचारों के संदर्भ में देखना होगा। औद्योगिक इंग्लैंड को भारत के कृषि साधनों के विकास करने की आवश्यकता थी, परंतु इसमें एक रुकावट ये थी कि भारत का कच्चा माल उच्च कोटि का नहीं था। इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिए ये आवश्यक था अंग्रेजी नागरिकों को भारत में मुक्त रूप से जाने तथा बसने की अनुमति हो। इसीलिए चार्टर एक्ट 1833 ने यूरोपीय लोगों के भारत में जाकर बसने तथा वहां संपत्ति मोल लेने की अनुमति दे दी। अब अंग्रेजी पूंजी भारत की चाय, कॉफी, नील और पटसन के बगीचों में लगाई जाने लगी। भारत सरकार ने उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराईं। आसाम वेस्टलैंड रूल्स में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को 3000 एकड़ तक भूमि क्षेत्र एक निश्चित राशि के बदले दिया जा सकता था और इस पर उन्हें कोई भूमि कर नहीं देना होता था। आसाम के चाय बगीचा मालिकों ने अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूर भर्ती करने के लिए हर प्रकार के जोर जबर और धोखाधड़ी की नीति अपनाई। सरकार ने इस शोषण को वैधानिक छत्र छाया प्रदान की। 1859 के एक्ट 13 तथा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1882 द्वारा संविध को भंग करना एक फौजदारी जुर्म था और भागने वाले श्रमिक को चाय बगीचा मालिकों द्वारा बिना वारंट के पकड़े जाने की अनुमति दे दी गई। एलिस तथा डैनियल थार्नर ने ये ठीक ही अनुमान लगाया है कि भारत में उद्योग से कृषि की ओर प्रचलन 1815 से 1880 के मध्य के बीच हुआ। दुर्भाग्य से 1881 के पूर्व से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। आर.पी. दत्त ने 1891 से 1921 तक की 4 जनगणना रिपोर्टों के परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। यहाँ पर तालिका दी गई है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में वर्ष, दूसरे में कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशत दर। वर्ष 1891 में कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशत दर 61.1%। वर्ष 1901 में कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशत दर 66.5%। वर्ष 1911 में कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशत दर 72.2%। वर्ष 1921 में कृषि पर आधारित जनसंख्या की प्रतिशत दर 73.0%। तालिका समाप्त। 1931 की जनगणना रिपोर्ट में कृषि तथा अन्य चारागाह संबंधी कार्यों में लगी जनसंख्या की दर 61.1% दी है। वेरा एंस्टे ने इस संख्या का कम होना केवल भ्रामक बताया है, जिसका कारण वर्गीकरण का बदलना था, न कि रोजगार का बदलना। पृष्ठ 451। कृषि पर अधिक दबाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विकृति आ गई और कृषि क्षेत्र में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गईं। कृषि पर आधारित जनसंख्या के बढ़ने से निर्धनता बढ़ी, न कि उपज। बहुत से ऐतिहासिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो सका और स्वयं अवसादक के रूप में काम किया। भारत के कृषि उत्पादक में स्थिरता रही, जबकि जनसंख्या बढ़ते रहने के कारण 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निर्धनता बढ़ती ही चली गई। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक और परिवर्तन हुआ, वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि एक जीवन यापन का मार्ग था, न कि व्यापारिक प्रयत्न। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगे, अर्थात कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपभोग के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए होने लगा। कपास, पटसन, मूंगफली, तेलहन, गन्ना, तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगीं। इसके अतिरिक्त मसालों, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ने लगा। ये वाणिज्यीकरण सबसे अधिक चाय, रबड़ आदि के भावों में अधिक स्पष्ट था, जिनके लिए विस्तृत मंडियां होती थीं। इस वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण के लिए कई कारण थे।
ये मुद्रा अर्थव्यवस्था थी, अर्थात रूढ़ी और परंपरा के स्थान पर संविदा तथा प्रतियोगिता, देशी और विदेशी व्यापार का बढ़ना, रेलों तथा सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास तथा अंग्रेजी पूंजी के आने से विदेशी व्यापार का बढ़ना। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण कृषकों के लिए एक आर्थिक विवशता थी। भूमि कर अत्यधिक था, जिसे वो प्रायः दे नहीं पाता था। उसे साहूकार का सहारा लेना पड़ता था, जहां उसे अत्यधिक ब्याज देना पड़ता था और उसके लिए उसे अपनी फसल औने पौने भाव बेचनी पड़ती थी। कई बार तो कृषक को अपनी ही बेची हुई उपज 6 मास पश्चात बड़े ही महंगे भाव पर खरीदनी पड़ती थी। अब भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी होने लगा। 1860 के पश्चात जो कपास के भाव बढ़े, उसका अधिकतर लाभ बिचौलियों को हुआ, न कि कृषकों को। 1866 में जब मंदी आई तो मारा गया बेचारा कृषक, जिसके फलस्वरूप ग्रामों में ऋणग्रस्तता बढ़ी, अकाल पड़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए। इस वाणिज्यीकरण से कृषक को कोई लाभ नहीं हुआ, न ही इस आधुनिकीकरण से कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कई कारणों से ये उत्पादन बहुत थोड़ा ही बना रहा। डैनियल थार्नर ने वास्तव में ही 1890 से 1947 तक के काल को कृषि स्थिरता का काल बताया है। भारत में अंग्रेजी वित्त पूंजी का आना। आज की दुनिया में कम विकसित तथा विकासशील देश विदेशी वित्त, पूंजी, तकनीक तथा प्रयत्नों का अपने देश में स्वागत करते हैं, ताकि वो अपने साधनों का अनुपूरक बन सके और आर्थिक विकास की क्रिया को गति दे सके। परंतु साम्राज्यी भारत में जब ये विदेशी पूंजी आई तो उसका उद्देश्य देश का विकास नहीं, अभी तो भारतीय साधनों का अधिकाधिक शोषण था। अर्थात ये विदेशी पूंजी विकास का नहीं, शोषण का साधन बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित संसदीय पत्रों से ये स्पष्ट है कि कंपनी के व्यापार के काल में अर्थात 1833 तक भारत में कोई विदेशी वित्त पूंजी नहीं लगाई गई। विदेशी वित्त पूंजी मुख्य रूप से केवल 1857 के बाद ही लगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लगी और 20वीं शताब्दी में इसने अपनी जकड़ अधिक सुदृढ़ कर ली और ये वित्त पूंजी अब साम्राज्यी शोषण का सबसे अधिक शक्तिशाली साधन बन गई। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज के स्वतंत्र भारत में भी इसकी पकड़ कम नहीं हुई। निवेश के साधन। अंग्रेजी पूंजी निवेश ने भारत में प्रायः 2 आधारभूत रूप लिए। 1. भारत राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार तथा अर्ध सार्वजनिक निकायों की ओर से इंग्लैंड में प्राप्त किए गए ऋण, जो प्रायः रेलवे, सिंचाई साधन, बंदरगाहों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं में लगाए गए। 2. विदेशी व्यापारिक निवेश। पृष्ठ 452। अनुमान ये है कि 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेशन केवल उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए, जैसा कि रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज इत्यादि तथा खनिज उद्योग में, कोयला और सोना तथा वित्तीय संस्थाओं, बैंक, बीमा तथा वित्तीय निगम, अर्थात भारत में उन सहायक संस्थाओं के स्थापन में जो भारत के प्राकृतिक उपयोग में सहायक हो सकें। हम ये भी कह सकते हैं कि उन साधनों में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और इनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। अंग्रेजी पूंजीपतियों ने भारतीय बैंक, व्यापार, विनिमय संस्थान तथा बीमा कंपनियों पर अभिभावी नियंत्रण बना लिया। उसके साथ राजकीय संरक्षण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ सुदृढ़ कर ली। अनुमानों के अनुसार 1913 में विदेशी बैंकों के पास भारत की जमा राशि का 3/4 भाग था और भारतीय बैंकों के पास केवल 1/4 भाग। ये विदेशी बैंक ऋण के मामले में जातीय तथा राजनीतिक भेदभाव करते थे और भारतीयों को न तो ये सरलता से उपलब्ध था और न ही ब्याज की दर कम होती थी, जबकि विदेशी व्यापारियों को अथवा उद्योगपतियों को ये सुविधाएं आसानी से मिल जाती थीं। भारत में विदेशी पूंजी निवेशन का अनुमान। विदेशी पूंजी का अनुमान भिन्न भिन्न किया गया है। इनमें से कुछ अनुमान इस प्रकार हैं, जो कि तालिका द्वारा दर्शाए गए हैं। तालिका 3 भागों में बंटी है। पहला स्रोत, दूसरा वर्ष, तीसरा राशि 10 लाख पाउंडों में। सबसे पहला स्रोत है एडगर क्रामांड, वर्ष 1896 में इसकी राशि 294 लाख पाउंड में थी। दूसरा स्रोत है जॉर्ज पैश, वर्ष 1909 से 10 के मध्य में,
राशि 365 लाख पाउंड में। तीसरा, H.E. हार्वर्ड स्रोत, वर्ष 1911, राशि 450 लाख पाउंड में। स्रोत 4, J.D. बिरला, वर्ष 1929, राशि 10,000 लाख पाउंड में। स्रोत 5, फिनले शिराज, वर्ष 1929, राशि 500 लाख पाउंड में। स्रोत 6, V.K.R.V. राव, वर्ष 1929, राशि 637.5 लाख पाउंड में। स्रोत 7, B.R. शिनॉय, वर्ष 1939, राशि 829.79 लाख पाउंड में। तालिका समाप्त। ऊपर बताए गए अनुमान बिल्कुल ठीक भले ही न हो, तो भी ये मोटे तौर पर दिशा निर्देशक हैं। उदाहरण के रूप में क्रामांड तथा पेरिस के अनुमानों में भारत, श्रीलंका तथा बर्मा सभी के निवेश सम्मिलित हैं। इसी प्रकार अन्य अनुमानों में कुछ त्रुटियां हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में विदेशी पूंजी का बहुत अधिक प्रत्यावर्तन हुआ। युद्ध के अंत में भारत के पास अत्यधिक अनुकूल भुगतान संतुलन था, जिसका कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार ने युद्ध के दिनों में अत्यधिक माल भारतीय मंडियों से खरीदा और जून 1948 में रिजर्व बैंक के अनुसार हमारा 474 करोड़ रुपया इंग्लैंड पर शेष था। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने नियंत्रित कंपनियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अपना काम करना आरंभ कर दिया। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर, डनलप, इंपीरियल टोबैको कंपनी, JEC, GKW, यूनियन कार्बाइड, लेलैंड तथा बहुत सी अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनियां स्वतंत्रता के उपरांत भी हजारों करोड़ रुपए का व्यापार करती हैं और प्रतिवर्ष कई 100 करोड़ रुपया इंग्लैंड को भेजती हैं। यद्यपि 1979 में सरकार ने एकाधिकार तथा सीमित व्यापार व्यवहार अधिनियम द्वारा और 1973 में विदेशी मुद्रा अधिनियम द्वारा विदेश को भेजे जाने वाले धन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया है, फिर भी इनकी भारतीय मंडियों पर जकड़ कम नहीं हुई। पृष्ठ 453। भारत में आधुनिक उद्योगों का उत्थान, साम्राज्यी अवस्था तथा राजकीय नीति। विदेशी शासकों ने भारत के औद्योगिकरण की योजना की तो बात ही क्या, इसके विषय में सोचा भी नहीं था। अभी तो इन शासकों ने उद्योगों का हनन किया और प्रयत्न ये किया कि भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए एक बड़े कृषि क्षेत्र का कार्य करे। साम्राज्यवाद की व्यवस्था तथा शोषण की भावना के कारण उन्हें यहाँ रेलवे, डाकतार, सड़कें